students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start chapter 4 of your geography book, and the title of the chapter is Agriculture. Children, you have to read the chapter deeply. I will give you only summary. So, what is agriculture? Let's see. Gurpreet, Madho and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. This transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary, and tertiary activities. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing, and gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread, and weaving of cloth are examples of this activity. Tertiary activity provides support to the primary and secondary sectors through services. Transport, trade, banking, insurance, and advertising are examples of tertiary activities. Children, देखिए, सबसे पहले तो एक किसान होता है तो वह गेहूं की बुआई करता है। उसके लिए वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पहले मिट्टी को प्लफ करता है, खोदता है। उसके बाद फिर उसमें बीज डालता है, फिर खाद डालता है, तब जा कर के उसमें गेहूं होता है। उस गेहूं से वह आटा निकाल करके गेहूं की जो बालियाँ होती हैं उससे तो पहले गेहूं निकाला जाता है, फिर हार्वेस्ट करने के बाद और उसके बाद फिर उससे आटा निकाल करके वो कारखानों में भेज दिया जाता है ब्रेड या बिस्किट ये सब बनाने के लिए। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, पहले मिट्टी को तैयार किया, फिर पौधा लगाया, पौधे से फिर चीज़ों को निकाला और उसके बाद मार्केट तक भेजा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही प्रोसेस जो है वो काम नहीं करती। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को थ्री टाइप से डिवाइड कर लिया जाता है, वह है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्टिव चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो कहलाती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, ये सारी। दूसरी होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ क्या हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो सामान निकाला गया है उनको मैन्युफैक्चर करके, जैसे कि आयरन है, स्टील है या फ्लोर है, आटा है तो उससे डबल रोटी वगैरह बनाना, या फिर कॉटन है, जूट है, इससे कपड़े या दूसरी चीज़ें बनाना। तो ये कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सारे काम आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। और फिर इन जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में सामान तैयार हो गया, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा कैसे, या उसके लिए कौन कौन से जो ब्रांचेस है वो हेल्प करती हैं। तो फिर उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। एडवर्टाइजमेंट है, तो ये सारी कहलाती हैं टर्टियरी एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चर किस में आता है? एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agricultural activities. 2/3 of India population is still dependent on agriculture. जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से जितनी भी चीज़ें जो कि व्यक्ति डायरेक्टली यूज़ करता है, इंडस्ट्रीज़ में उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीज़ें यूज़ कर पाते हैं वह
प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं और वही प्राइमरी सेक्टर भी कहलाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, गैदरिंग है, हॉर्टिकल्चर है, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। अब इसमें ही क्रॉप्स को बढ़ाना, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, या एनिमल को पालना, ये सारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। वर्ल्ड की लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है, और हमारे भारत में 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करती है और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है। अब एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो लैंड चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो उसको क्या करना होगा? मिट्टी को तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या क्या सामान लगेगा? मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर करना है तो क्या क्या सामान लगता है? तो उसमें देखिए, सीड्स लगेंगे, केमिकल्स लगेंगे, मीन्स खाद वगैरह, प्लफिंग, शोइंग और स्प्रेइंग करना पड़ेगा ज़मीन को। इसके बाद मशीनरी लगेगी और फिर लास्ट में क्रॉप हमको प्राप्त होगी। तो इसमें क्या होगा? इनपुट होगी, इनपुट किया जाएगा, चीज़ों को डाला जाएगा, फिर प्रोसेस की जाएगी और तब हमको आउटपुट प्राप्त होगा, जैसे कि पिक्चर 4.2 में दिया गया है। ऐसे ही 4.3 में देखिए फिजिकल इनपुट। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्रोसेस कर दी, बीज डाल दिया तो अपने आप हो जाएगा, नो, इसमें और भी लोगों की ज़रूरत होगी। क्या क्या लोगों की ज़रूरत है? फिजिकल इनपुट, सनसाइन है, सूर्य की रोशनी है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ह्यूमन इनपुट्स में क्या होगा? देखिए ह्यूमन क्या क्या करेंगे, ह्यूमन इनपुट की भी ज़रूरत होगी। वो क्या क्या करते हैं? उनको देखिए, केमिकल यूज़ करेंगे, फिर मशीनरी यूज़ करेंगे, फिर लेबर यूज़ करेंगे, फिर उसी प्रोडक्ट को स्टोरेज भी करना होता है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद जो है वो कोई भी प्रोडक्ट हम तक पहुंच पाता है। चिल्ड्रन, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ साथ सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, यह भी जो है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ ही होती हैं। एग्रीकल्चर में सॉइल को तैयार करके क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और फिर उनको मार्केट में भेजा जाता है, इसे फार्मिंग भी बोला जाता है। सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उनको पाल करके और फिर उनको कॉमर्शियल पर्पस से पाला जाता है, मीन्स अर्निंग करने के लिए पाला जाता है। और पिसिकल्चर में जो होता है फिशिश जो होती हैं, फिशिश को पाल करके उनको बढ़ा करके उनकी मात्रा टैंक या पॉन्ड्स में ज़्यादातर उनको पाल के और फिर उनकी मात्रा को बढ़ाकर उनकी सेलिंग की जाती है, ये पिसिकल्चर है। और विटीकल्चर जो होता है, ग्रेप्स की यदि खेती की जाती है बहुत बड़े एरिया में कॉमर्शियल पर्पस से, तो वो विटीकल्चर हो गया। और हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सबको कॉमर्शियल पर्पस से, मतलब उनको ग्रो करके और फ़ायदा कमाने के लिए, बड़ी मात्रा में ग्रो करके बेचने के लिए यदि उपयोग किया जाता है तो वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब हमने अभी देखा कि किस तरह से प्रोसेस होती है, किस तरह से फिज़िकल और ह्यूमन इनपुट्स डाले जाते हैं, एग्रीकल्चर में किस तरह से सिस्टम काम करता है, उसके बाद जो है वो कोई भी चीज़ तैयार हो पाती है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वह भी आपके किस में आएंगे? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। मतलब अब ये वाइट रेवोल्यूशन के अंदर में आते हैं, जैसे कि दूध का प्रोडक्शन बनाना, गाय भैंसों को पालना, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो हैं, मुर्गी पालन वगैरह, यह भी आपका प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग के टाइप्स कितने होते हैं? तो फार्मिंग के देखिए यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। दो तरह की फार्मिंग इसमें बताई गई है, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। Traditionally, low levels of technology and household labors are used to produce on a small output. Subsistence farming can be further classified as इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, इसमें
फार्मर जो होता है वो अपनी फैमिली के लिए फार्मिंग करता है, खेती करता है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है, और हाउस होल्ड जो घर के ही लेबर होते हैं वही छोटे से एरिया में अपने लिए प्रोडक्शन कर लेते हैं खुद के कंज्यूमिंग के लिए, और इस तरह से जो है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। इसे कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ नहीं किया जाता, खुद के लिए अनाज वगैरह को बो करके अपनी फैमिली के लिए बो लिया जाता है और फिर उसको उपयोग किया जाता है। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी दो तरह से बांट लिया गया है। एक तो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो है किसान एक छोटे से ज़मीन पर सिंपल से जो औजार होंगे उनके साथ अधिक ज़्यादा मेहनत से खेती करता है। बहुत ज़्यादा धूप वाले दिनों में और जो मिट्टी है उसको खेत में तैयार करता है, और लगभग 1 ईयर में एक से ज़्यादा फसल इसमें उगाई जा सकती हैं। और इनमें जो है मुख्य वो है चावल की फसल होती है, वो मुख्य होती है। दूसरी फसलों में देखा जाए तो गेहूँ, मक्का और दालें जो हैं वो उगाई जाती हैं। और सबसिस्टेंस इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है यह ज़्यादातर साउथ में फिर साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में उगाया जाता है, और यह मानसून बेस्ड होता है। इसके बाद प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? तो इसमें जो लोग थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। पहले क्या किया जाता? शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता था, या फिर नोमैडिक हर्डिंग की जाती थी। मतलब कि जो एनिमल होते थे, जानवर होते थे, उनको पालकर उनको चरवा के और फिर उसके बाद ज़मीन साफ करके फिर खेती की जाती थी। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखिए बहुत सारे एरियाज़ ऐसे, उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या किया जाता था? जो ट्री की जो ब्रांचेस होती थी उनको काट दिया जाता था, और फिर काट के जो सनलाइट होती थी वो सीधे ज़मीन तक आने लगती थी, उन सबको जला दिया जाता था। और उस मिट्टी में फिर पोटास होता था, और वही जो जला हुआ पोर्शन होता था उसमें पोटास होता था। उससे सॉइल को फर्टिलिटी प्राप्त होती थी, और सॉइल जो है फिर उससे तैयार हो जाती थी। फिर उसमें बीजों को फेंक दिया जाता उस एरिया में, और फसल ग्रो कर जाती थी। इस तरह की फार्मिंग में मेज़, याम, पोटैटोज़ ये फसलें ग्रो की जाती थी। लेकिन कुछ समय के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी है इसमें उसका लॉस हो जाता था, और जो प्लॉट है वो फिर दोबारा से यूज़ करने के लायक नहीं रहता था। इसीलिए उसे फिर इस कल्टीवेशन को, इस प्रोसेस को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर लिया जाता था। और इस तरह की प्रोसेस जो होती थी वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहलाता था, और यह जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता था। अब नॉमैडिक हर्डिंग क्या है? नॉमैडिक हर्डिंग जो है इसमें ज़्यादातर ड्राई एरियाज़ में किया जाता था, और यह मिडिल एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे कि राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस तरह की एग्रीकल्चर में जो एनिमल पालने वाले लोग हैं वो एनिमल के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित जो रास्ते हैं उनमें घूमते हैं। और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो पशु चराने वाले लोग होते हैं, या मुख्यतः भेड़ है, ऊँट हैं और याक हैं, बकरियां हैं, इन सबको पालते हैं। ये लोग अपने परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। अब बात आती है कॉमर्शियल फार्मिंग की। तो कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है वह ज़्यादातर फ़ायदा उठाने के लिए जो चीज़ें हैं उनको ग्रो करके मार्केट में पहुंचाने के लिए की जाती हैं, और यह कार्य मशीनों के द्वारा भी किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। इसमें जो है वो फूड एग्रीकल्चर, फिर मिक्स एग्रीकल्चर, ये सारा एग्रीकल्चर इसमें शामिल होता है।
इसके साथ साथ प्लांटेशन भी कॉमर्शियल फार्मिंग में शामिल होता है। प्लांटेशन भी किया जाता है और उससे बहुत सारा फ़ायदा भी लिया जाता है। जैसे कि प्लांटेशन में क्या किया जाएगा, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैस्यू, रबर, बनाना, कॉटन, ये सारे प्लांटेशन फार्मिंग में आते हैं। इसके बाद मेजर क्रॉप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।